हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। पीसीएस की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। जो भी दोस्त को पीडीएफ चाहिए हो, मेरा टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे। वैसे आप लोग जैसे हम पढ़ाते चलते हैं, आप लोग लिखते चलिएगा, तो एक्टिवली जब पार्टिसिपेट करिएगा तो और भी ज़्यादा कंसंट्रेट होकर पढ़ पाइएगा। खैर चलिए, हम आज फरवरी का जो अगला सीरीज है उसमें फरवरी का करंट अफेयर करेंगे और जो भी इम्पोर्टेंट जो हमने न्यूज़पेपर से कलेक्ट करके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से समराइज किया है वो आज हम लोग पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं इससे आप लोग को काफ़ी लाभ मिलेगा। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि सेपक टाकरा विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो ये जो है वो पाटलिपुत्र खेल कॉम्प्लेक्स में किया जाएगा। एक्चुअली ये पहली बार किया जा रहा है, इसलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसका जो लोगो है भीम बिहार है, जो बिहार के सांस्कृतिक और खेल भावना को उत्कृष्टता के साथ विश्व के समक्ष प्रस्तुत करता है। सेप टाकरा जो है वो पूर्व एशिया का पारंपरिक खेल है। तो इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि सेप टाकरा कहाँ का जो है पारंपरिक खेल है, पूर्वी एशिया का। इसका लोगो क्या है, भीम बिहार 2025, आयोजन स्थल कौन सा था, पाटलिपुत्र खेल कॉम्प्लेक्स। ठीक है। एग्जिट पॉलिसी 2025, ये इसमें पूछ सकता है यह किसकी पॉलिसी है। तो ये बियार्डा के द्वारा शुरू किया गया है। आप जानते ही हैं बियार्डा का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। ये एग्जिट नाम ही है, एग्जिट मतलब एग्जिट कर जाइए, मतलब जो उद्योग अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर रही है या बंद हो गई है, वो जो जमीन अपने पास रखी है, तो इस पॉलिसी के तहत बोला जा रहा है कि आप उस जमीन को बियार्डा को ट्रांसफर कर दीजिए। पीएमसीआई शताब्दी समारोह ये मनाया गया था 25 फरवरी को, क्योंकि नाम ही है शताब्दी, तो हो सकता है करंट पूछ दे कि पीएमसीएच का गठन कब किया गया था। तो ये 25 फरवरी 2000, सॉरी यहाँ गलती से 25 लिखा गया है, ये 1925 में किया गया था। आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। और यहाँ के जो मुख्य अतिथि थे वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू थी। तो ये पूछ सकता है पीएमसीएच का गठन कब किया गया। तो 1925 में किया गया था। इनके मुख्य अतिथि कौन थे, शताब्दी समारोह का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर लाइट योजना, ग्रामीण सोलर लाइट योजना शहरी क्षेत्र में ये पहले चलाया जाता था। जो स्ट्रीट लाइट होते थे शहर में देखते होंगे, वो पहले वेपर लैंप होता था या सोडियम लैंप होता था। अब उसकी जगह सोलर लैंप से स्ट्रीट लाइट को सोलर लाइट के रूप में लगाया जाता है। वैसे ही मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर लाइट योजना के तहत जो भी गली होते हैं गांव के, वहाँ पे सोलर लाइट लगाए जाएंगे। तो इसमें बस यही है, सोलर लाइट योजना क्या है, तो ग्रामीण क्षेत्र में भी सोलर लाइट के माध्यम से जो है गली गली में रोशनी करना है। इसका मेन उद्देश्य है रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देना, वैकल्पिक ऊर्जा को बढ़ावा देना। ठीक है। इस थोड़ा हम इमोशनल हो जाते हैं चीज़ों को बताने में। खैर, अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है 38वां राष्ट्रीय खेल। ये भी आई है, इम्पोर्टेंट है। इस बार खेल से 2 या 3 बिहार रिलेटेड रहना है। तो 38वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन सबसे पहला कहाँ किया गया था, उत्तराखंड में। इसका जो मस्कट था वो था मोनाल, जो उत्तराखंड का राजकीय पक्षी है। और इसमें शीर्ष राज्य जो रहा था वो महाराष्ट्र रहा था। चलिए अब आइए आते हैं बिहार। बिहार में कुल कितने खिलाड़ी ने भाग लिया था, एथलीट ने 196। बिहार का कुल कितना पदक जीता, 12 पदक जीता टोटल। और ओवर में बिहार का क्या, दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि जो 38वां राष्ट्रीय खेल हुआ उस ओवरऑल में बिहार का कैमा स्थान था, 29वां। कुल कितने पदक जीते, 12 में 1 स्वर्ण है। तो स्वर्ण वाला को एकदम से याद रखिएगा, क्योंकि स्वर्ण वाला पूछता है। और प्लस वैसे क्वेश्चन जो थोड़ा यूनिक हो और पहली बार बिहार ने वो अचीव किया हो तो वो इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। तो पहला हमने क्या देखा कि बिहार का शीर्ष स्थान महाराष्ट्र का है। ओवरऑल रैंकिंग में इस खेल में जो है बिहार का स्थान जो है वो कैमा है, 29वां है।
कुल कितना पदक जीता? 12। कुल 12 को अगर आप डिवाइड करेंगे तो 1 स्वर्ण जीता, 6 रजत जीता और 5 कांस्य जीता। कितना जीता? 1 स्वर्ण जीता, 6 रजत, 5 कांस्य, टोटल 12। किस में स्वर्ण पदक जीता? लॉन बॉल्स में महिला में जो है वो स्वर्ण पदक जीता। ये त्रिमूर्ति करके ऐसे टर्म दिया था कि इसमें 3 महिला के द्वारा ये खेला गया था, जिसमें बिहार की महिला टीम से जो 3 थी उसका नाम याद रखिएगा, पूछ देगा इनमें से कौन नहीं थी। तो इनमें जो थी खुशबू कुमारी, निक्कत खातून, पायल, प्रीति। नाम याद रखिएगा, क्या नाम है? खुशबू, निक्कत और पायल। और इसमें ये दूसरा जो इसमें इम्पोर्टेंट फैक्ट है याद रखना है, आकाश। आकाश किस खेल से संबंधित है? तलवारबाजी से। क्यों याद रखना है? क्योंकि बिहार के पहले ऐसे खिलाड़ी हैं, एक खिलाड़ी 2 पदक जीते। बिहार के पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जो एक खिलाड़ी 2 पदक किसी भी जो टूर्नामेंट हुआ या खेल हुआ है उसमें जीत कर आए हैं। अंशिका ये मुंगेर की थी, तीर अंदाज में। और साक्षी इसलिए याद रखिएगा कि योगासन में ये जीत के आई हैं और ये पटना की रहने वाली हैं, इन्होंने रजत पदक जीता है। तो इसको देख लीजिएगा आप लोग अच्छे से। और जो 39वां राष्ट्रीय खेल होगा वो मेघालय में होगा। अब ये देखिए, पीएम मोदी जी बिहार के दौरा पे आए थे भागलपुर में, तो उन्होंने जो जो शब्द मतलब जो जो योजना के बारे में बताए वो योजना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्योंकि आपको पता ही है इस बार जो बिहार दिवस का थीम था वो भी था विकसित बिहार, मतलब हमको कैसा बिहार चाहिए? विकसित बिहार। और जो इस बार का केंद्रीय बजट था उसमें 4 थीम थे, 4 इंजन की बात की गई थी, 4 स्तंभ हैं उसके। एक है गरीब पहला, दूसरा था किसान, अन्नदाता किसान, तीसरा युवा और चौथा नारी शक्ति। तो आप देखिएगा ये जो मोदी जी आए थे भागलपुर, उन्होंने जो बजट के स्तंभ थे अन्नदाता किसान मुख्य रूप से उसी पे फोकस थे। सिर्फ एक को छोड़ दीजिए तो पूर्वोदय योजना। पूर्वोदय योजना इस बार के बजट में शुरू किया गया है और ये है शहरीकरण को बढ़ावा देने के लिए मुख्य रूप से। और इसमें जो है किन किन पूछ देगा कि पूर्वोदय योजना में किन राज्यों को सम्मिलित किया गया है या किन को नहीं किया गया है। तो ये किया गया है बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। बिहार, झारखंड, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। खगड़िया का एफएओ क्यों चर्चा में था? क्योंकि 10 एफएओ क्या होता है? एफपीओ। ये क्या होता है? एफपीओ फार्म प्रोड्यूसर मतलब जो ऑर्गेनाइजर, मतलब जो कृषक होते हैं उनका एक संगठन होता है, ऑर्गेनाइजेशन, फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। ये किसको? राष्ट्र को समर्पित किया गया है। स्वदेशी नस्ल के पशु, ये ध्यान दीजिएगा, उन्होंने वहाँ पे इसका उद्घाटन भी किया। स्वदेशी नस्ल के पशु, स्वदेशी नस्ल मतलब जो यहाँ 2 तरह के, एक हाइब्रिड नस्ल होते हैं, एक जो यहाँ का क्या कहें उसको, गांव घर में कहते हैं कि अपने यहाँ का जो नस्ल है देसी नस्ल। तो स्वदेशी नस्ल के पशु को उसके लिए एक्सेलेंस सेंटर खोला जाएगा। कहाँ? मोतिहारी में। तो पूछ सकता है जो स्वदेशी नस्ल के पशु हैं उनके लिए एक्सेलेंस सेंटर कहाँ खोला जाएगा? मोतिहारी में। दुग्ध उत्पादन संयंत्र कहाँ लगाया जाएगा? बरौनी, बेगूसराय में। मखाना बोर्ड बजट में किया गया कहाँ? दरभंगा। पीएम धन्य धान्य योजना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको मेंस में भी लिख सकते हैं, आप इसको एसे में भी लिख सकते हैं। पीएम धन्य धान्य योजना जो है, जैसे हम लोग आकांक्षी जिला या आकांक्षी ब्लॉक के तहत जो भी ऐसे जिला को चुनते हैं जिनका बेहतर जो है विकास नहीं हो पाया या विकास के क्रम में पीछे रह गए, वैसे ही धन्य धान्य योजना है। ये बजट 25-26 में शुरू, पहला पॉइंट इसमें ये होगा इसको कब शुरू किया गया? बजट के 25-26 में। दूसरा पॉइंट होगा इसमें कितने जिलों को शामिल किया जाएगा? 100 जिले को। कौन से जिले होंगे? ऐसे जिले जिनके कृषि की उत्पादन और उत्पादकता क्या है? कम है। तो इसका क्या उद्देश्य है? कृषि के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाना। कहाँ पे? जो चयनित जिले होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन जो है स्टार्टअप रिपोर्ट। अब इसमें से हम पीटी और मेंस ये दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन अभी हम सिर्फ पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। सबसे पहला स्टार्टअप रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये करता है DIPP, उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग। यही विभाग GI
टैग भी देता है। और यह किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? उद्योग एवं वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत। बिहार का देश में कैमा स्थान है स्टार्टअप इकोसिस्टम में? 13वां। बस। और हाँ, और एक बिहार को स्टार्टअप के क्षेत्र में इंस्पायरिंग लीडर इन डेवलपिंग एंड स्ट्रॉन्ग स्टार्टअप इकोसिस्टम राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है। बिहार का पहला भैंस अनुसंधान सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? गोपालगंज में। बिहार का पहला भैंस अनुसंधान सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? गोपालगंज में। आप लोग बताइएगा गुड़ एक्सीलेंस सेंटर कहाँ स्थापित किया जाएगा? बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसको बिहार के बजट में शामिल किया गया है। आप लोग हम पढ़ाए हैं, आप लोग जरूर देखिएगा। इसका उद्देश्य क्या है? जो कोई भी एक्सीलेंस सेंटर खोला जाता है उसका क्या उद्देश्य होता है, और ये जो भैंस अनुसंधान सेंटर खोला गया है उसका क्या उद्देश्य है? इसका है कि जो पशु को हम आहार देते हैं उसके गुणवत्ता को हम क्या करेंगे? वृद्धि करेंगे। दूसरा क्या है कि जन्मपाल संरक्षण, मतलब ताकि हम उन्नत नस्ल के भैंस को प्रोड्यूस करवा सके, और जो अभी दूध देने की जो भैंस की क्षमता होती है उसकी क्षमता में भी वृद्धि कर सके। अब ये देखिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। विश्व का पहला खो खो खेल 2025, मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यूपीएससी 2025 में ये क्वेश्चन पूछा गया था और इसमें बिहार की कौन शामिल थी, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। विश्व का पहला खो खो खेल 2025 कहाँ आयोजन किया गया? दिल्ली में। किसने जीता? भारत ने, पुरुष और महिला दोनों वर्ग में। उपविजेता कौन था? नेपाल था। और बिहार की खिलाड़ी थी मोनिका कुमारी। ध्यान दीजिएगा, मोनिका कुमारी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। खो खो खेल में बिहार के ओर से कौन थी महिला खिलाड़ी? मोनिका कुमारी। वो कहाँ की रहने वाली हैं? भागलपुर के। तो ये ओवरऑल ये एकदम खो खो आप अच्छे से ध्यान से सुन के जाइएगा। हाँ, अगला है गोरखपुर सिल्लीगुड़ी एक्सप्रेसवे। उसमें बिहार के कितने जिले शामिल होंगे? 8 जिले। कौन से? जो नेपाल को वैसे जिले हैं पश्चिमी चंपारण से लेके किशनगंज तक जो नेपाल के बॉर्डर को टच करते हैं। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा वो कौन कौन से जिले हैं, मैं ज्योग्राफी में पढ़ाई हूँ। दुलारी देवी क्यों ये चर्चा में थी? इसलिए थी क्योंकि ये पद्मश्री सम्मानित है और ये किस क्षेत्र से संबंधित है? मिथिला पेंटिंग से। तो मिथिला पेंटिंग संस्था की ओर से जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है उनको मिथिला पेंटिंग का साड़ी भेंट किया गया था और वही मिथिला पेंटिंग का साड़ी पहन के उन्होंने इस बार बजट पेश किया 25-26 का। तो इसलिए दुलारी देवी चर्चा में आ गई हैं। ठीक है। स्टोन आर्ट को जीआई टैग मिला है, तो पूछ सकता है स्टोन आर्ट जो है वो कहाँ का प्रोडक्ट है? तो ये है आपका गया जी का। 3 दिवसीय बौद्ध महोत्सव का आयोजन किया गया। कहाँ किया गया? बोध गया में। बौद्ध महोत्सव 3 दिवसीय था। कहाँ किया गया? बोध गया में। बिहटा इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये का जो है वो बनाया जाएगा किसके सहयोग से? रसिया की कंपनी है और नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा MOU किया गया है, जो बिहटा में पूछ देता है कि कौन सी कंपनी। हालांकि रसिया की कंपनी तो हमें नहीं मिली, बट भारत का जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है, नेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी और रसिया की कोई कंपनी मिलके इसको स्थापित करेगा। तो इसका क्या लाभ हो सकता है? तो इससे होगा कि पटना का अभी देखते होंगे पटना के एयरपोर्ट पे, क्योंकि आसपास के क्षेत्र में कोई भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है, तो पटना के एयरपोर्ट पे भार बहुत ज़्यादा है, तो उसका भार कम हो जाएगा, पहला। दूसरा ये है पटना के आसपास के क्षेत्र में भी कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी, और तीसरा इससे जो है आर्थिक और औद्योगिक विकास होगा। जानते ही हैं जो परिवहन अगर बेहतर होगा तो उद्योग का मतलब आर्थिक विकास तो होगा ही होगा। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट है। कृषि फीडर सोलराइजेशन योजना, आपको पता ही है हर खेत को सिंचाई, इसके लिए सरकार के द्वारा कृषि क्षेत्र में अलग कृषि फीडर योजना चलाया गया था, जिसमें कृषक को जो बिजली उपलब्ध कराया जाता था वो सब्सिडी रेट पे। तो उससे सरकार को भी नुकसान था, इन्वायरमेंट को भी नुकसान था और किसान को भी नुकसान था। तो उसी नुकसान को कम करने के लिए अब सरकार कृषि फीडर को सोलराइजेशन पर बल दे रही है।
इसका उद्देश्य वही है जो कृषि फीडर है उसको सौर ऊर्जा में परिवर्तित करना। तो इसका क्या लाभ होगा? एक तो होगा कि स्वच्छ ऊर्जा की प्राप्ति होगी, दूसरा होगा किसान के आय में वृद्धि होगी। जो दलवई समिति के सिफारिश के अनुसार हमने सरकार के द्वारा घोषणा किया गया था 2022 में किसान के आय में वृद्धि होगी, तो इससे वृद्धि होगी कैसे? एक तो सोलर एनर्जी का उत्पादन होगा और दूसरा कृषि की लागत कम हो जाएगी। इसके बाद कृषि उत्पादकता में वृद्धि होगी और कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। तो जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय लक्ष्य है कार्बन एमिशन को कम करना, उसको भी हम प्राप्त कर पाएंगे। सौर ऊर्जा के क्या लाभ होते, मतलब इस जो सोलराइजेशन होगा उससे हम किस किस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे? तो कृषि में हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं, सतत और हरित विकास को। अभी आप देखते होंगे सरकार के द्वारा कोई भी काम किया जाता है तो उसमें बोला जाता है हरित विकास, मतलब ऐसा विकास जो एनवायरनमेंट को मिनिमम नुकसान पहुंचाए। राज्य का पहला गोट सीमन स्टेशन ये कहाँ स्थापित किया जाएगा? गया में। अमृत भारत योजना के तहत बिहार का पहला विकसित स्टेशन कौन सा होगा? सहरसा। कौन सा होगा? सहरसा। वेटलैंड दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी को। इस बार का थीम क्या था? प्रोटेक्टिंग वेटलैंड आवर कॉमन फ्यूचर। क्या थीम था? प्रोटेक्टिंग वेटलैंड आवर कॉमन फ्यूचर। देखे होंगे 70वीं मेंस में मैनग्रोव का पूछ दिया था, तो अगली बार आर्द्र भूमि का भी पूछ दे। क्यों? क्योंकि आर्द्र भूमि को पृथ्वी का किडनी कहा जाता है, तो इसका विश्लेषण मेंस में इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब हम देखते हैं बिहार में आर्द्र भूमि। बिहार में आर्द्र भूमि देखें तो देश में जितना आर्द्र भूमि है उसका 9% जो है वो बिहार में है। कितना है? 9% बिहार में। ये मेंस में भी आप लिख सकते हैं। और आर्द्र भूमि के रामसर साइट में बिहार के 3 जो है रामसर साइट आते हैं। बिहार के 3 जो आते हैं वेटलैंड वो रामसर में आते हैं। 2024 में 2 को दिया गया है और 1 पहले से था। तो जो पहले से था वो ऑक्सबो लेक है, ये भी बीपीएससी पूछ चुका है। कौन सा है? कांवड़ लेक, जो कहाँ है? बेगूसराय में। 2 जो दिया गया है नया वो कौन सा है? नागी 1 और नकटी, दोनों कहाँ है? जमुई में है। और दोनों जो है वो मानव निर्मित झील है। अब ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि देश में पहली बार रेल यात्रियों की सहायता के लिए रोबोट का स्थापना किया गया है। ध्यान दीजिएगा, देश में पहली बार रेल यात्रियों की सहायता के लिए रोबोट को स्थापित किया गया है। कहाँ पे? पटना जंक्शन पे। उसका नाम क्या है? परी। क्या नाम है? परी। तो एक ऐसे पूछ सकता है परी क्या है? तो ये है कि देश में पहली बार जो रेल यात्री होंगे उनको सहायता करेगा, स्पेशली वैसे यात्री जो क्या बोले उनको, जो अशिक्षित हैं, जो जिनको समझ में नहीं आता है, उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। तो परी का जो नाम है फुल फॉर्म है पैसेंजर असिस्टेंट रेलवे इंक्वायरी। नाम ही है क्या? पैसेंजर असिस्टेंट रेलवे इंक्वायरी। तो पूछ देगा परी क्या है, या रेल यात्रियों की सहायता के लिए पहली बार रोबोट कहाँ तैनात किया गया है। उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान कहाँ है? पटना में। फिर 35 थर्मल पावर प्लांट, ये पहले एक्चुअली सोलर प्लांट था, बट वहाँ के कुछ सीमाएं के कारण इसको थर्मल पावर प्लांट में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ये कहाँ है? भागलपुर। फिर 35 कहाँ है? भागलपुर में। और इसकी जो उत्पादन क्षमता है वो 2400 मेगावाट है और इसमें 3 यूनिट होंगे और तीनों यूनिट की जो क्षमता होगी वो 800 होगी। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, अगर स्टेटमेंट बेस भी देगा तो भी मैक्सिमम यही कर सकता है कि 3 यूनिट होगा जिसकी जो है क्षमता 800 यूनिट होगी। टोटल जब भी 2400 है तो ध्यान दीजिएगा कि 800 और 3 अतिरिक्त 24 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए बजट होटल, ये क्यों चर्चा में था? क्योंकि इसकी पहले था शेरशाह सूरी होटल का निर्माण किया जाएगा सासाराम में। इसका उद्देश्य है पर्यटक जो आते हैं उनको मैक्सिमम जो हॉस्पिटलिटी की सुविधा मिल सके ताकि हम पर्यटन को बढ़ावा दे सके। तो उसमें ये बस ध्यान देना है कि जो सासाराम है वहाँ पे पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं, जैसे रोहतासगढ़ का किला, शेरशाह का मकबरा, पता ही है कि यह झील पे तालाब पे निर्मित एक मकबरा है, हसन खासुर का मकबरा, धुआं कुंड जलप्रपात है, माँ तारा चंडी मंदिर है, जो शक्तिपीठ 52 शक्तिपीठ है उसमें
सबसे पुराना शक्तिपीठ है। अब ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं तो आप इसको ना मतलब ऐसे में लिख सकते हैं। कोको मतलब होता है नारियल। नारियल के जो पीठ मतलब होता है कि जो उसका जो छिलका होता है, उसका जो जटा होता है, जैसे आप पानी पीते होंगे नारियल पानी, और उसका जो घड़ा जैसा पार्ट होता है वो फेंक दिया जाता है। तो उससे क्या होगा, यानी वेस्ट टू वेल्थ निर्माण किया जाएगा पटना नगर निगम के द्वारा। जल गुणवत्ता रिपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको किसने जारी किया है, केंद्रीय भूजल आयोग के द्वारा। इसमें जो बिहार की जो भूजल है उसमें फ्लोराइड पाया गया है। तो फ्लोराइड से जो होता है ना, दांत का क्षरण होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, आर्थराइटिस होता है। इसलिए देख रहे होंगे आजकल लोगों में बोन की बहुत ज़्यादा बीमारी हो रही है। वहाँ की आयरन की मात्रा बहुत 33 जिलों में, सोचिए कि जो मानक तय किया गया है WHO के द्वारा कि 1 mg से कम होना चाहिए, वहाँ 33 जिलों में जो आयरन की मात्रा है 1 mg से अधिक है। सिवान जैसे जिले में यूरेनियम पाया गया है जो कि कैंसरियस होता है, मतलब कैंसर पैदा करने वाला होता है क्योंकि यह रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। आर्सेनिक 20 जिलों में पाया गया है। और जानते ही आर्सेनिक से ब्रेन रिलेटेड न्यूरॉन कमज़ोर हो जाता है। जो नाइट्रेट होता है उससे ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, और ये बहुत अधिक मात्रा में बिहार के उसमें पाया गया है। बिस्मिल्लाह खां संगीत महाविद्यालय, संगीत को बढ़ावा देने के लिए एक महाविद्यालय का स्थापना किया जाएगा बक्सर में। बच्चा बैंक जो पटना में शुरू किया गया था, जिसको गुल्लक बैंक भी बोलते थे, 2009 में। किलकारी एक बच्चों के लिए सहायता के लिए एक संस्था है, उसके वहाँ पे। और इसी तर्ज पे अब महाराष्ट्र में बच्चा बैंक की स्थापना किया जाएगा। तो आज बस इतना ही था। उम्मीद करते हैं आपको ये सीरीज अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए। दोस्त अगर हम अभी उतना टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, जो हम चाह रहे हैं वो बहुत हद तक डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। उम्मीद करते हैं बहुत जल्द हम इस पे काम करेंगे और आप लोगों के लिए गुणवत्तापूर्ण जो है वो कंटेंट लाएंगे, ताकि आप पीटी नहीं मेंस और फाइनल तक आपका सिलेक्शन हो। मेरी ये अनंत शुभकामनाएं हैं आप लोगों के साथ, और इस सफ़र में मेरा पूरा साथ है आप लोगों को। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।